औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, शहर है कराची और सूबा है सिंध, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस शहर या इस सूबे के रिहायशियों के साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है या क्या उनको वो बुनियादी सहूलियात मैसर हैं जिनके बलबूते पर वो उन्होंने कल अपने पसंदीदा उम्मीदवार या किसी पसंदीदा सियासी जमात को वोट डाला था। अगर मैं बात करूं कराची के अंदर या फिर सिंध के अंदर बुनियादी मसाइल या फिर बुनियादी वसाइल के हवाले से, तो बुनियादी मसाइल मौजूद हैं, वसाइल मौजूद नहीं है। आज हम कुछ बात करेंगे सेहत के मसाइल के हवाले से, वो भी इसीलिए मैंने ये मौजू आज के प्रोग्राम में उठाया है क्योंकि गुज़िश्ता रात एक सहाफ़ी के साथ एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। एक अंग्रेजी जरीदे के सहाफ़ी जो कि बड़े नामवर सहाफ़ी समझे जाते हैं, उनकी हामला बीवी जो कि उस वक्त आखिरी मराहिल में थी, उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया और बदकिस्मती ये थी कि उन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, यानी कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर लेबर रूम के बाहर वो अंग्रेजी जरीदे का सहाफी अपनी अहलिया के साथ वहां मौजूद रहा, उसको वहां दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं बताऊं कि सहाफियों को दाखिले की इजाजत दी जाती या नहीं दी जाती। मैं ये खाली बोलना चाह रहा हूं कि सरकारी अस्पतालों में अगर सहाफियों के साथ यह रवैया है, जो कि मुल्क के चौथे सुतून के रुकन हैं, सहाफी हैं, सहाफत से उनका ताल्लुक है, उनका पेशा है अवाम में आगाही फराहम करना, तो उनके साथ ये सूरत हाल है, तो आम आवाम के साथ सूरत हाल क्या होगी। दूसरी जानिब अस्पतालों की जो हालत जार दिखाई देती है, मैं इस पर हंसूं या रोऊं तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आम इंसान के पास अब इतने वसाइल मौजूद नहीं है कि वो निजी अस्पताल में भारी भारी बिल्स अदा कर सके। उसके पास दूसरा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन यही है कि या तो वो अपने बीमार बाप मां या अपने बच्चे को घर पर ही छोड़ दे, या फिर उसको सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़े जहां पर सहूलियात का मुकम्मल तौर पर फुकदान पाया जाता है। मैं अगर बात करूं सिंध के तमाम अस्पतालों के हवाले से, तो 70% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए गए हैं या फिर उनको फलाही इदारों के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालत जार में रत्ती बराबर भी किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो देखने में नहीं आई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर समाजी रहनुमा हैं सालिम बंडी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सालिम भाई, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। दोबारा मैं गुजारिश करूंगा कि दोबारा जो है वो सालिम बंडी साहब से जो है वो राब्ता कायम किया जाए। मैं अपनी बात मुकम्मल करता चलूं कि जी सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत जार क्या है। अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली एक रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो की जानिब से वाज़े तौर पर एक तस्वीर ट्वीट की गई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि सरकारी अस्पताल की हालत जार यह है कि एक रोड एक्सीडेंट के अंदर जख्मी होने वाले 4 अफराद सरकारी अस्पताल की जमीन पर दर्द से कर्राह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला दिखाई नहीं देता। इससे कबल जो है वो एक ऐसी ही वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि एक ऐसा शख्स जिसके पैर पर जख्म मौजूद हैं और वो जख्म जो है वो नासूर बन चुका है और वो शख्स सरकारी अस्पताल के वार्ड के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसको कोई तिब्बी इमदाद वहां पर नहीं दी जा रही थी, जिस पर डीजी रेंजर्स सिंध ने नोटिस लिया था और रेंजर्स के डॉक्टर्स ने जाके फिर उस शख्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की थी। अगर यही हालत जार सरकारी अस्पतालों की रही तो लोग पूछेंगे कि आया जो टैक्स अदा किया जा रहा है तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, वो कहां जा रहा है। दूसरी जानिब जो फलाही इदारों को ये अस्पताल जो है वो तोहफे के तौर पर दे दिए गए हैं, वो तोहफा जो है वो उन्होंने आखिरकार संभाल कर क्यों नहीं रखा है। इस पर समाजी रहनुमाओं की भी राय लेंगे, ऑपोजिशन जमातों के भी रहेंगे। इस पे हम बात करेंगे। सालिम बंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सालिम बंडी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सालिम बंडी साहब, क्या कहेंगे सर, बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ये तरीक़ेकार अब तक जो है वो वाजे नहीं हो चुका है कि आया सरकारी अस्पतालों की जो हालत जार है इस पर किसके पास जाया जाए या किससे जाकर फरियाद की जाए? देखें, बड़ा अफसोस है मुझे इस चीज पे और पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के कि जो अस्पतालों का हाल है, और मकसद ये वो अस्पताल हैं जिधर शायद प्राइवेट अस्पताल से कई 100 गुना ज्यादा महंगी मशीनरी भी दस्तयाब है जी, लेकिन उसको तक नाकारा करके रखते हैं
और पूरी एक लॉबी के तहत अंदर जो है ना पूरा काम हो रहा होता है। तो आज वफाक जो है यहाँ पे हम जो सूबे को दे दिए गए थे अस्पताल, उस पे तो कह रही है, उसको तो समझ रही है कि हमारे हवाले किया जाए तो सही हो जाए। जो बाकी वफाक के हवाले चल रहे हैं अस्पताल, उनका भी बुरा हाल है। जो सूबों के हवाले चल रहे हैं उनका भी बुरा हाल है। अस्पतालों का तो जो हाल है वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से ज्यादतियां हो रही हैं उनके साथ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसको आप शिकायत करेंगे जब अस्पतालों पे भी सियासत चल रही होगी। ये हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने वो लंगर तो लगा दिया कि आओ जी बैठो और बेकारी बनते रहो, लेकिन अस्पताल पे कहीं तरजीह तवज्जो नहीं दी, किसी के इलाज पे तरजीह तवज्जो नहीं दी गई। वो कार्ड बना करके उसको तो जो है ना वो हेल्थ कार्ड नहीं, उसको सियासी कार्ड कहा जा सकता है। आप ये क्या पाकिस्तान में रहने वाले जिसके पास आईडी कार्ड है उसके पास हेल्थ कार्ड होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो पाकिस्तानी शहरी है। अगर वो ये समझता है मुझे सरकारी अस्पताल जाना है, इलाज कराना है, या कहीं इवन प्राइवेट अस्पताल भी वो उसको पे नहीं कर सकता, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि हम बेकारी बना देते हैं, ज़कात खैरात खिला देते हैं, सड़कों पे बिठा के खाने खिला देते हैं, या शेल्टर होम के नाम पे 2-2 3-3 दिन की रिहाई दे करके वो अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं कि जी हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े नेक लोग हैं। और अमल वही है कि ये कौम रुल रही थी, रुल रही है, और यकीन यही है मेरा कि ये रुलती रहेगी जब तक ये हुक्मरान आते रहेंगे। लेकिन सालिम बड़नी साहब, ये जो सूरत हाल दिखाई देती है कि चलें ठीक है, अवाम रुल रही है, रुलती रहेगी, आपने वाज़ेह कर दिया, लेकिन मैं फिर भी ये पूछना चाहूंगा सर कि ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, तालीम का फुकदान पाया जा रहा है, अस्पतालों की हालत ज़ार ऐसी है, इस पर आलमी इदारे भी खामोश दिखाई देते हैं। आलमी इदारों की जानिब से कहीं ना कहीं निशानदही की जाती है या फिर फंडिंग कर दी जाती है, वो फंडिंग भी वहां पर नहीं लगती। वजूहात क्या है सर? चेक इन बैलेंस नहीं है किसी भी किस्म का? देखें, जहाँ आवे का आवा बिगड़ा हो, बात ये, मैं तो हुक्मरानों को इसलिए बुरा भला कहता नहीं क्योंकि मैं उसी, मेरा ख्याल हदीस है शायद या क्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ कि आज हमारी कौम ही इस हाल पे पहुंच गई है। अस्पताल पे जो चीजें दे दी गई हैं उसको किस तरीके से रन किया जा रहा है, जो नहीं दी उसको तो शिकायत कर रहे हैं, जो दे दी गई है, सिग्नल सड़कों पे लगा दिए गए, कितनी हमारी कौम है जो सिग्नल पे रुकती है, कितनी है कौम है जिसको पता भी है कि किस पे रुकना है और किस तरह चलना है। आप देखें तो सही, खराबी तो हमारे अपने अंदर मौजूद है। हम सिर्फ हुक्मरानों को चोर कह करके समझते हैं अब सब कुछ सही हो जाएगा। इधर आप किसी फरिश्ते को भी ला के हुक्मरान बना के रख देना तो कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा बैठा हुआ है। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स ला के रख दे जिसके हाथ में छितर और मारता रहे और काम कराता रहे, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ लफ्जी और जमहूरियत के नारे और ये सब, ये हमारे साथ चलने वाले नहीं। वो कहते हैं जैसी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम लातों के भूत बन चुके हैं, हम बातों से नहीं मानते हम कोई भी। हमें, हमारे लिए जो है ना ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो डंडे के जोर पे हमसे काम ले और हम काम करके दें। और वो हुक्मरान भी इतना ही अच्छा होना चाहिए कि उसके हाथ में जब डंडा हो तो वो बड़ा खूबसूरत लगे, उसके हाथ में डंडा, ऐसा ना लगे कि ये हमारे साथ जाती कर रहा है, खुद हमसे बड़ा चोर है ये। अच्छा सालिम बड़नी साहब, यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा टॉपिक की तरफ ही आऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी अस्पतालों की हम लोग बात कर रहे हैं। सर, सरकारी अस्पताल चलें ठीक है, वो तो जाने के काबिल ही नहीं है, इस पर हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन मैं जरा निजी अस्पतालों की भी कुछ हालत ज़ार के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूं कि सर इतने इतने बिल्स बना दिए जाते हैं जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये कि मरीज मर भी जाए तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है कि जी बिल बढ़ता रहे। ये सर इंसानियत सोज हरकत जो है वो आपकी नजर से भी गुजर रही है, मेरी नजर से भी गुजर रही है। हो क्या रहा है ये निजी अस्पतालों की, भाई अगर बात कर ली जाए तो? देखिए, निजी अस्पताल तो मैं बड़ी माजरत के साथ यही कहूंगा, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि 1000 गज का प्लॉट इस वक्त कराची शहर के अंदर जो निजी अस्पताल लेते हैं उनकी जरा कीमतें आप देखें तो वो कम से कम बता रहा हूँ 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक का सिर्फ और सिर्फ अस्पताल की जमीन ली जाती है। तो उसके ऊपर अगर 1 अरब और लगा दे तो जो 2 अरब रुपए इन्वेस्ट करेगा, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको फ्री में देगा, वो आपके साथ इंसानियत दिखाएगा, वो आपके साथ वेलफेयर करेगा? ऐसा नहीं है। अब आ जाए आप एमनिटी प्लॉट्स के अंदर, जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जो एक निजाम बनाया हुआ है कि एमनिटी होते हैं, उसके अंदर अस्पतालों की एमनिटी होती है, वो सब सियासतदानों के पास मौजूद है एमनिटी प्लॉट्स इस मुल्क के अंदर। और वो सियासतदान नाम निहाद जो है वो कहीं भी एक क्लिनिक का बोर्ड लगा देते हैं, कहीं वेलफेयर का बोर्ड लगा देते हैं, या जो ताकतवर है वो प्रॉपर उधर बड़े बड़े अस्पताल बना करके चला रहा है। कुछ
ना बदला था ना बदला है। बीच में सुप्रीम कोर्ट की सख्तियों पे कुछ अस्पताल ऐसे तोड़ दिए गए थे, प्लॉट खाली हुए थे। आज आप अगर उन्हीं प्लॉट्स को जाकर के देखें, वो दोबारा जो है ना उन्हीं कामों पे फिर से लग गए सारे के सारे खाने कमाने के अंदर। जब तक एक निजाम सख्ती के साथ नहीं बनेगा, ऐसे अस्पताल अगर एमनिटी जमीन किसी को दी जाती है या ली जाती है, उसके लिए शराइत होनी चाहिए कि इतनी परसेंटेज जो है ना, आप 80% इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, 20% आप यहाँ के अखराजात उठाने के लिए चलाएंगे, 30% आपको गवर्नमेंट पे कर देगी। तो उस इलाके में इर्द गिर्द के लोगों की हालत बेहतर हो सकती है, हेल्थ बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक अगर पाँव किसी चीज में से खराब हो जाए, हाथ खराब हो जाए, तो हाथ पाँव एक तो माजूर कहलाएगा आदमी, और वो कटवाने के लिए भी 3-3, 4-4 लाख रुपए चाहिए आपको। आप कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से करेंगे? तो प्राइवेट अस्पतालों को अगर हम डिस्कस करें तो फिर हमें सरकारी अस्पतालों को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो जाएं कि हमें जाने की प्राइवेट में जरूरत ही ना हो। तो कैसे मुमकिन है सालिम भाई, आपकी इस बात से मुझे हंसी आ रही है बेसाख्ता के सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएं, जो कि पाकिस्तान में ख्वाब लगता है, एक लतीफा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सालिम भाई, किस तरह से मुमकिन है कि पाकिस्तान में, सिंध में जो है वो सरकारी अस्पतालों की हालत जार बेहतर हो जाए? देखें, एक तो पहली बात मैं ये कहूँ कि मैं कोई सियासी तो हो नहीं जो मैं सिंध को टारगेट करूं। मैं जो बात पूरे पाकिस्तान की बात करें सर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबकी हालत जार ऐसी है। आप यकीन माने सिर्फ सियासी बातें होती हैं। आज सिंध की हुकूमत भी चाहिए तो सिंध के पीछे पड़े हुए हैं। जहां पंजाब की बेहतर हुकूमत थी, आज उधर क्या हो रहा है वो भी सब सारी दुनिया देख रही है। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान का हिसाब और निजाम बिगड़ा पड़ा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में बेहतरी लाने की जरूरत है। ये चंद शहर सिंध या सूबे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। और इन अस्पतालों के लिए जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं ख्वाबी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्या करूँ कि कभी कभी इंसान इस उम्मीद में होता है ना, रात ख्वाब बहुत अच्छा देखा तो शायद सुबह में बादशाह बन जाऊं। तो वही मैं भी देख करके बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई निजाम बन जाए कि कोई बादशाह मिल जाए और कोई इधर अच्छा काम हो जाए। उम्मीद तो रखी जा सकती है नहीं उम्मीद, लेकिन अपने आप को धोखा देने के लिए उम्मीद रख रहा हूँ इसमें। तो सालिम भट्टी साहब, क्या लगता है सर, जो चीजें अभी आपकी नजर में है, मेरी नजर में है, चले मैं दोबारा उसी पॉइंट की तरफ आता हूं। सरकारी कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनको एनजीओज की जानिब से ओन किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत जार बेहतर नहीं हो रही, जबकि उसी अस्पताल की हालत जार की तस्वीरें दिखाकर आलमी जो दुनिया है उससे जो है वो फंडिंग बहुत वसी पैमाने पर ली जा रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब आपके इल्म में ये चीज आ गई कि एनजीओ अस्पतालों में जाके और हालत जार खराब की हुई है और फंड्स बाहर से बहुत ले रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना देना उनको, क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट इस काबिल हो जाए कि उस अस्पताल को अच्छे से चला ले। गवर्नमेंट को चाहिए कि फंडिंग खुद करे, वॉलंटियर्स रख ले, अच्छे अच्छे लोगों को, कारोबारी लोगों को एज अ वॉलंटियर उधर लाए। देखिए, जब मैं भी देखूंगा ना अस्पताल में जाकर के कि यार इधर सिर्फ अगर मुझे ड्रिपों का काम करे तो करोड़ों रुपए बना लेंगे महीने में, तो फिर इंसान तो इंसान होता है। यहाँ पे मैं खुद हैरान होता हूँ कि आप जिसके रोजी पे लगे होते हैं, जिससे रोजगार ले रहे होते हैं, आप उसी के नाम पे कारोबार लेने जाते हैं और उसी को चीट करके उस कारोबार को आगे किसी के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारा तो आज कौम का निजाम और मिजाज कुछ इस तरीके से हो गया है। इस मिजाज के अंदर आप क्या उम्मीद रखते हैं? कौन सा हुक्मरान? ये जितने आज नए आए में हुक्मरान, ये तो अक्सरियत इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं लगे। इनको कौन बता रहा है कि किस तरीके से करप्शन होती है? इनको कौन बता रहा है कि ठेके किस तरह दिए और लिए जाते हैं? इनको कौन बता रहा है कि क्या क्या कारोबार होते हैं मिनिस्ट्रियों में आकर MNMTS बन के? हम ही लोग तो होते हैं बताने वाले, और कौन होते हैं? सारा का सारा, वो कहते हैं ना, आवी का आवा जहां बिगड़ा हुआ हो वहां आप किससे क्या उम्मीद रखेंगे? मुझ समेत, मैं समझता हूँ, मुझ समेत, मैं किसी की बात नहीं करता, मुझ समेत हर शख्स को अपनी अपनी जगह जो है ना बदलने की जरूरत है, बेहतरी की तरफ आने की जरूरत है। लाने की जरूरत नहीं है किसी को बेहतरी की तरफ, खुद अपने आप को जो है ना बेहतरी की तरफ आने की जरूरत है, फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सालिम भाई, यहाँ पर देखें कुछ ऐसी भी तबका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसको पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के ऊपर जाने से, नीचे जाने से उस तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर किसी झोपड़पट्टी वाले के घर में उसकी माँ बीमार पड़ेगी या उसके घर में जो है वो बच्चे की पैदाइश होने वाली होगी, तो वो सरकारी अस्पताल में ही जाएगा, वो किसी निजी अस्पताल के लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता सर। तो उन लोगों के लिए भी कोई कुछ बताए ना सर, कोई हल निकालें, क्योंकि वो लोग भी बेचारे आते हैं फर्श पर जो है वो चादरें बिछा बिछा के या फिर तकिए रख रख के या फिर प्लास्टिक के शॉपर्स बिछा के जो है वो आराम कर रहे होते हैं और उनका पेशेंट अंदर होता है। इस तरह की सूरत हाल में किस तरह भाई आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकते हैं? सर, सब कुछ हो सकता है, नीयतें अच्छी होनी चाहिए।
ये जो एनजीओज की आप बात कर रहे हो, कौन सी एनजीओज हैं? वो सारी वो एनजीओज होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलजुल करके काम करती हैं। सही। मुझसे आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई बात ही नहीं की किसी मौजू में। मैं भी चाहता हूँ मुझे भी 1-2 अस्पताल दे दिए जाएं और स्कूल्स दे दिए जाएं, कॉलेजेस दे दिए जाएं। मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि उनके मकासद पे मैं पूरा नहीं उतरता। मैं फेल हूं उनके आगे, बिल्कुल। मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। उनको कराते हैं लिफ्ट जो उनके मकासद पूरे कर सकते हैं, जो फंड्स के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे इधर से उधर घुमा करके उनकी जेब में जाके डाल देते हैं। दोनों को वही अच्छे लगते हैं, कहते कुछ खाएंगे कुछ खिलाएंगे और मामला अच्छे चल लेंगे। तो यहाँ जब इस पॉलिसी पे काम होगा तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप रखें ना, खुले खुले टेंडर रख दें, आप मैनेजमेंट दें ना। एनजीओ अगर अच्छा काम कर रही है, एनजीओ को कहें आप इसके नाम पे फंड्स नहीं जमा करेंगे, आप मैनेजमेंट ले लें इसकी सारी की सारी, फंड्स हम देंगे आपको, ऑडिट हम कराएंगे आपका सारा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर करप्शन है, करप्शन खत्म तो खैर दुनिया में नहीं होता, लेकिन कम जरूर हो जाता है। कम हो जाए, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि 100 के 100 रुपए खा लेते हैं। 100 में से अगर 70-80 लगा देना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कहीं कहीं करप्शन हुआ है। लेकिन जब 100 के 100 आप खा लेंगे, जब आप कागज जाके देखेंगे तो उधर पता चलेगा कि इस मरीज का इतना इलाज हुआ है, और आप अमली तौर पे देखेंगे तो वो मरीज बेचारा बाहर दरवाजे पे दम तोड़ जाता है। तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे किसी बेहतरी की? कोई बेहतरी नहीं आएगी, बदी आएगी। तो सालिम भाई एक बात यहां पर देखिए ये भी पैदा होती है ना, मैं आपको रात के एक वाकया, मैंने अपने इंट्रो में भी उस पर बात की है, मैं उस पर आपसे सवाल भी करना चाहूंगा सर, कि रात को जो है वो एक सहाफी है जो कि जो है वो इंग्लिश जरीदे में काम करता है, वो अपनी वाइफ को लेकर जाता है, उसके बच्चे की पैदाइश होने वाली है, वो लेबर रूम के बाहर खड़ा रहता है, उसको जो है वो जिना अस्पताल में दाखिले की इजाजत नहीं होती है, जिना अस्पताल में उसकी वाइफ को जो है वो दाखिला नहीं दिया जा रहा होता। सर सहाफियों के साथ ये हो रहा है तो आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा? ये सोच के जो है वो हुक्मरानों की रूह नहीं कांपती? देखिए, मैं आम और सहाफी में मैं तो फर्क नहीं महसूस करता। मैं तो ये समझता हूँ एक इंसान था, वो गया था, उसको जो है ना वहां अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। अब वो सहाफी है तो बात अलग है, लेकिन ये है कि इस निजाम को बेहतर होने की जरूरत है। वरना अगला प्रोग्राम तो एक आम आदमी कर रहा होगा कि ये सहाफियों को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक आम आदमी को नहीं मिल रहा, तो वो तो फिर मामला। सर मैं मवाजना कर रहा हूं थोड़ा सा कि सहाफियों के साथ ये रवैया है तो आम आवाम जिनका दूर दूर तक इन तमाम तर चीजों से लेना देना नहीं होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा? सर बिल्कुल बदहाली है, बहुत बुरा हाल है। मैं तो खुद कह रहा हूं आपको, इसमें सहाफी या कोई अफसर नहीं है। हाँ, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपकी जेब में इवन पैसे हैं तो आप दोनों सूरतों में वहां कामयाब हो जाएंगे सरकारी अस्पताल में। लेकिन अगर आपके ना ताल्लुकात है ना जेब में पैसे हैं तो आप समझे फेलियर की तरफ है। आप जिंदा लेके गए और वहां से मुर्दा लेकर के निकलेंगे। हमारे अस्पतालों का तो ये हाल है। आप एक्सीडेंट केसेस देखें, एम्बुलेंसेज ले जाती है, वहां छोड़ देती हैं जी। उसके बाद उसको एक ब्लड की बोतल देने वाला कोई नहीं होता, उधर एक ड्रिप लगाने के लिए कोई नहीं होता, ड्रिप लेके आने वाला कोई नहीं होता। वही कोई अल्लाह का इधर उधर बंदा घूम रहा होता है, वो भाग दौड़ करके अगर अरेंज कर दे तो गरीब बच जाता है, अदरवाइज उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है, वो जान खो देते हैं अपनी। बिल्कुल तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। क्या शिकायत करें किसी को फिर? जी बिल्कुल, क्या शिकायत करें, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ा है आपने सालिम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर लोगों से भी पूछा जाएगा कि आया हालत ज़ार अगर ऐसी है तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जा सकता है और क्यों किसी के कान पर अब तक जू नहीं रेंग रही है। यह बात आने वाले वक्तों के अंदर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अब से यह बात कह रहे हैं कि अवाम पूछेगी, जब लोग हलकों में आएंगे वोट मांगेंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा कि जी सेहत के मसाइल हल हो गए, तालीम के मसाइल हल हो गए, रोजगार के मसाइल हल हो गए, महंगाई कम कर दी, वसाइल बढ़ा दिए, ऐसे कोई इकदाम दिखाओ और उसके बाद अवाम से वोट लेकर चले जाओ। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अब लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रुकन सेनेट असेंबली हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की अहम रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आदि, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आदि क्या कहेंगी, सिर्फ एदाद और शुमार वाले इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अमली इकदाम जिन इदारों का काम है, जिम्मेदारी है, वो इदारे फाल नहीं है। महकमा सेहत आपके सामने और अस्पतालों की हालत ज़ार भी।
थैंक यू सो मच स्टार न्यूज। अब मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने इतने अहम टॉपिक पे लिया मुझे। जी हेल्थ ही जिंदगी है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है। और पूरी सिंध में जितनी तादाद में बीमारियां फैल चुकी हैं, आपको पता है, मैं कल देख रही थी, पढ़ रही थी, एक डायरिया तो अपनी जगह, एक खसरा जो बीमारी है ना, जी जी ये पूरी दुनिया से खत्म हो गई है। अभी कल परसों हमारे इजलास में इस पे डिस्कशन हुई थी, पूरी दुनिया में तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में फाल कर रही है, अभी है, हमारे बच्चों में, घरों में ये है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम में पैसा बहुत है, जी इतना पैसा है, इतना बजट है। आपको पता है सबसे ज्यादा बजट हेल्थ और एजुकेशन का रखा जाता है। और इतने फख्र से खड़े होकर हेल्थ, ये हमारे मुराद अली शाह साहब जो वजीर आला है, वो इतने फखरिया अंदाज में कहते हैं, इतने अरब इस दफा हमने हेल्थ में बढ़ा दिए, इतने अरब हमने किसमें बढ़ा दिए जनाब? एजुकेशन में। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा आपने बढ़ा दिया। अब क्या वो अपर लेवल से निचली सतह पर, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, साल के लेवल, यूसी लेवल पर पहुंचेगा वो पैसा? क्या डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ हमारे है, मैं कल गई हूँ, कल मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो इन्होंने दी हुई है ना हॉस्पिटल, जी जी तालका हॉस्पिटल, बिलीव मी, मैं आई विटनेस हूँ, आई विटनेस। अब तो मैं निकलूंगी, वो वहां उन्होंने जो बनाया हुआ है, वहां पानी की लाइनें नहीं थी, पानी नहीं था, बाल्टी रखी हुई थी। अगर मुझे वहां वॉशरूम जाना था तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊं? तो कहा कि यहाँ है ही नहीं, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैंने कहा तो मरीज क्या करते हैं? अच्छा, जो जमीन है वो धसी हुई थी नीचे, कुछ भी नहीं था उसकी बिल्डिंग, जिस ठेकेदार को उन्होंने दी थी। ये बुलड़ी शाह करीम की तरफ में गई थी, जी ठट्टे जी से जी आगे की तरफ सही जाता है। तो आप ये मैं एक चीज बता रही हूँ। अब इसको, ये तो हो गया एक दूर का ना, रूरल एरिया। अर्बन की तरफ आ जाइए, आ जाए अर्बन की तरफ, आ जाए भाई। कराची में जो हॉस्पिटल्स है हमारे पास, लियारी का हॉस्पिटल हो गया, दूसरे जितने बड़े बड़े, ये 4-5 लेते हैं ना हम नाम, पांचवा कैपिटल उस पर तो सारी सियासत है, सारी सियासत का दारोमदार उस पर टिका हुआ है। वो छूटते ही हमें भी यही गिनवा देते हैं सहाफियों को कि एनआईसीवीडी देख लें, जिना देख लें, लियारी जनरल देख लें, और इसके अलावा भी मुतअद्दिद अस्पताल है। आप एक प्रोग्राम कीजिएगा मेरे साथ एनआईसीवीडी का, मैं एनआईसीवीडी की वो करप्शन आपको निकाल के दिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि एनआईसीवीडी पर सारा दिन ट्वीट पे लगा रहता है बिलावल, सारा दिन एनआईसीवीडी पे ट्वीट करता रहता है बिलावल कि हमारे पास एनआईसीवीडी है। एनआईसीवीडी की जो हालत है अंदर, जितनी करप्शन है, जितना खाया जा रहा है, वो तो किसी से छुपा नहीं, लोगों को नहीं पता, हमें पता है, हम तक लोग पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल्स में अंदर जाए ना आप, यकीन माने, एक और वीडियो मैंने शेयर की अपने पेज पर, वो बंदा बैठा हुआ है, एक जिसको हम कहते हैं भंगी जी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर हमें उसे इंग्लिश में कहना पड़ता है स्वीपर। वो बैठा हुआ दवाइयां दे रहा है, और एक दूसरा बैठा हुआ कंपाउंडर टाइप, वो पैसे ले लेकर अपने, हम क्या कहते हैं, वो जो नाड़ा डालते हैं उसके अंदर छुपाता हुआ जा रहा है, पैसे छुपाता जा रहा है, और कह रहा है कि देखो ये कितना अच्छा है, इसने मुझे पैसे दिए। शर्म नहीं आती है इस सिंध हुकूमत को? और खास तौर पर ये हेल्थ मिनिस्टर हमारी जो बैठी हुई है, उनको हम बार बार उनको कहते हैं, खुदा का वास्ता है, अगर आपसे नहीं संभलता तो क्यों रिजाइन नहीं करती? जब आपको ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं दिख रहा, ये नहीं कर पाती, आप हमारा, हम सिंध वालों का, हम सिंध वासियों का, उन माओं का जो माए रोडों पर, सड़कों पर, रक्षाओं पर, गधे गाड़ों पर बच्चे पैदा करती हैं, वहीं उनके बच्चे मर जाते हैं। कचरों पर, कचरों के ढेरों पर वो बच्चे पैदा करती हैं, क्योंकि उनको ले जाने वाली एम्बुलेंसेस नहीं होती। तो आप रिजाइन क्यों नहीं करती? हमारा कसूर ये है कि आप जरदारी साहब की बहन है, बिलावल की फुफ्फो है, बेशक वो है, तो फिर हमारी पूरी सिंध, कराची से कश्मीर तक हम सेहत के हवाले से मरते रहे, और बड़ा बड़ा बजट दिखाते हैं आप लोग। तो वक्फे सवालात पर नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा, आपने मुतअद्दिद बार सवालात किए होंगे इनसे कि जी क्या मामलात हैं, आप बता दें सेहत के क्या इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा इश्यूज हैं तो आप रेजिग्नेशन की तरफ क्यों नहीं जाती? आपको सिंध असेंबली की फ्लोर पर कोई जवाब मिला है आज तक? हाँ, मुझे कहा था स्टूपिड। मैं आपको बताऊं ना, मुझे इन्हीं हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा था स्टूपिड। मैं स्टूपिड हूँ क्योंकि मैं सच बोल रही थी, मैं उनको सारे हकायक बता रही थी, क्योंकि हम तो घूमते हैं ना जी। ये तो ठंडे कमरों से नहीं निकलते, हम तो यहाँ से निकलते हैं, कराची से निकलते हैं, हम हैदराबाद गए, बदीन गए, ठट्ठा गए, मैं तो सीएम के मुराद अली शाह के 7 के पूरे इलाके के ताल के हॉस्पिटल सारे घूम के आई। हम तो आंखों से देखकर वो आंसू रोकर आते हैं, दिल चाहता है सर पीटे, रोए, यहीं पर जमीन पर बैठकर अपना सर पीटे कि इतने 13 सालों से तो मुसलसल हम पर सवार हो, उसके बावजूद कहते हो कि तालका हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, सांप के काटने की वैक्सीन नहीं है, और दूसरे को छोड़ो वो दवाइयां ही नहीं है,
और वो दवाइयां कहाँ है? अभी एक वीडियो आपने देखी होगी, किसी इलाके की है, वो सारी दवाइयां पीपीएचआई वालों ने दरिया में फेंक दी, कबाड़ी को बेच रहे हैं। वो खुदाया, तुमसे जो तो हिसाब होगा ना, वो एक आम किसी कातिल से जो हिसाब होगा वो तो होगा। तो नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा, अगर दवाएं नालों में फेंकी जा सकती हैं, कबाड़ी को बेची जा सकती हैं, तो ये आवाम को भी दी जा सकती है, आवाम को क्यों नहीं दे रहे? क्यों देंगे? आवाम को भी और तरसाना है ना, उनको और उम्मीदें दिलानी है, उनके पैरों में जूती नहीं देनी, अभी उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं देना, अभी उनसे और नारे लगाने, जी है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। उनके बच्चों को अगर तालीम दे दी, उनके बच्चों को तमाम सहूलतें देगी, तो इनको वोट कौन देगा? ये वहां से जीत के कैसे आएंगे? वो तो बाशऊर हो जाएंगे, उनको शऊर आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये वडेरा जो है ये सामने मुझे सारी जिंदगी से मेरी नस्लें तबाह कर दी। तो आपको ये लगता है कि अगर सहूलियात मुहैया कर दी जाएं तो सिंध हुकूमत को जो वोट पड़ता है वो पड़ना बंद हो जाएगा? बिल्कुल जी, आप देखें ना स्कूलों की हालत जार, स्कूलों में हालत ये है कि टीचर खुद, जो टीचर अपॉइंट किए हैं उनसे आप एजुकेशन की स्पेलिंग तो पूछ लो, सब इनके अपने होते हैं, सब इनकी बांध और बंदर बांट होती है। अपने अपने एमपीएस को बिठाते हैं, एमएनएस को बिठाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हारी इतनी, तुम्हें इतनी दे रहे हैं, तुम्हें इतनी दे रहे हैं, फिर ये अपने अपने रिश्तेदारों को बांटते हैं, फिर उनको पड़ती है, वो उसको अलिफ बे भी ना आती हो, लेकिन वो टीचर बन के बैठ गया, डंडा लेकर कुर्सी पर बैठ गया, फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में गया तो क्या, नहीं गया तो नहीं गया, कोई बात नहीं है। कौन करो स्कूल है, कौन आ रहा है चेकिंग करने भी तो इन्हीं के लोग होंगे ना। ये सारा सूबा है, इसके ऊपर रूल कौन कर रहा है? ये सूबा 18वीं ये जो 18 अमेंडमेंट है उसके बाद खुद मुख्तार है। मैं तो इसीलिए कहती हूँ इमरान खान, अगर तुम्हारा यहाँ बस नहीं चलता तो वो जो कनाडा का ट्रूडो है, मैं तो कब से उसको बुला रही हूँ, वो बहुत अच्छा वजीर आजम है, मुझे तो बहुत पसंद है। आज खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, यहाँ सिंध की माँ बहनों बेटियां जो रुल रही हैं, मर रही हैं, कट रही हैं, कहीं कहीं खुदकुशियां कर रही हैं, कहीं उनके सौदे किए जाते हैं, कहीं वहाँ झरके में उनको दे दिया जाता है, कहीं बच्चियों का रेप करके टुकड़े करके मार दिया जाता है, कहीं हॉस्टल में तानिया नायला इस तरह की बच्चियां गले में फंदा डालकर मर जाती है, कहीं मेरे घर पर पता चल गया कि मुझे फला गाड़ी में डालकर भेजा गया था रात को कि नहीं जाओगी तो सुबह तुम्हें पेपर नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इतने मार्क्स नहीं देंगे, मेरी तालीम रुक जाएगी। हमारी बच्चियां डर रही हैं, हमारी बच्चियां गांव से यूनिवर्सिटी आती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, वो पता नहीं क्या क्या सह रही हैं। ये हमारी हुकूमत है। तो नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा, आप लोग विफाक में इत्तेहादी हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इतना बड़ा इत्तेहाद है, वो विफाक में जो है वो अलाय बने बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं होती कि जी चलें ठीक है, सिंध हुकूमत से आपकी जो है उम्मीदें टूट चुकी हैं, अवाम की उम्मीदें टूट चुकी हैं, आप ही कुछ कर लें आके सिंध के अंदर, या कोई तो ऐसा इकदाम करें कि आपको सिंध के अंदर एक्सेस मिल सके? मेरी बात सुने, ये आप उनसे पूछे ना जो वहाँ इत्तेहादी तो हैं, जो मिनिस्टर साहबा वहाँ बैठी है, उनसे पूछे ना, मैं उनकी जवाब दे क्यों? वो खुद आकर आपको जवाब दे कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है। बतौर इत्तेहादी आपका हक बनता है नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा, आप लोगों को वोट इसीलिए मिला था कि आप लोग चलें ठीक है, हुकूमत में चले गए, हुकूमत में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, कम से कम आवाज उठाएं। जिम्मेदारी बता रही हूँ ना, नुसरत सैयद अब्बासी अपनी जिम्मेदार है, इससे ज्यादा मुझसे जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगी। वो जो इत्तेहाद में बैठी हुई मिनिस्टर साहिबा, उनसे पूछे कि क्या आपको बोलने दिया जाता है या नहीं बोलने दिया जाता? अगर बोलने दिया जाता है तो क्या आपने सिंध के मसाइल हाँ उठाए हैं? मैंने कई जगह उनको देखा है बात करते हुए, वो सिंध के मसाइल उठाती है, लेकिन एक मिनिस्ट्री क्या पूरी इतनी बड़ी काबीना उनकी है, वो सारी काबीना इनकी एक मिनिस्ट्री की बात मानेगी? नहीं ना। यहाँ पीटीआई भी कसूरवार है, इतनी कसूरवार है कि मुझे भी उन पर गुस्सा है कि वो सिर्फ कराची पर फोकस करके बैठे हुए, और कराची पर भी फोकस किया है तो कराची के भी तो मसले नहीं हल करते आप लोग। आप तो हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह चक्कर लगाकर तो आ जाते हैं, घूम कर तो आ जाते हैं, हल भी तो करो ना, मसाइल को हल करो ना। और फिर ये होता है कि सारा पैसा है सिंध को, हकीकत भी है कि सारा पैसा सिंध हुकूमत के पास है। अब सिंध हुकूमत ने सारा पैसा खा लिया है, वो WHO की तरफ से पता नहीं कौन कौन सी और जाएगा, कौन कौन सी थी बड़ी बड़ी एनजीओ थी जिन्होंने इनको पैसा दिया था, इन्होंने इनको कहा था कि इरिगेशन सिस्टम बेहतर करो, यूएसएड ने कहा कि अपना तालीम का सिस्टम बेहतर करो, और दूसरी WHO ने इनको कहा कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, रोड ठीक करो। लेकिन कहाँ गया पैसा? सारा सिंध बैंक पे जाता है पैसा, और सिंध बैंक किसकी है? इनकी अपनी जाती मिल्कियत है। हम कहाँ जाएं? तो नुसरत सैयद अब्बासी साहब, आपने एनजीओस का जिक्र कर दिया, बहुत सारे अस्पताल तो एनजीओस को भी इनायत किए गए हैं कि आप लोग चलाएं और आप लोग इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें, लेकिन वो अस्पताल भी ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते, तो क्या एनजीओस भी इस बराबर की साजिश में बकौल आपके बराबर की शरीक दिखाई देती है? नहीं, एनजीओस को देने का मकसद क्या होता है? क्यों आप इस काबिल नहीं हो? 18वीं तरमीम के बाद आपने कहा कि नहीं 18वीं तरमीम के बाद हम बस माशाल्लाह
हम रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेंगे, हम हॉस्पिटल भी चला लेंगे जो विभाग के पास से, हम स्कूल भी चला लेंगे, हम नेशनल लेवल के जितने भी इदारे हैं हमारे पास आगे हम चला लेंगे। तो चलाए। 2010 से 18वीं तरमीम चल रही है। 10 से अगर मैं इस वक्त 21 पे हूँ तो मैं रो रही हूँ। 10 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया, वो आज तक उसके पैर में जूती नहीं है, उसके बाप की वही कंडीशन है, बल्कि और वर्ष हो गई। हॉस्पिटल्स में और बहुत बुरी हालत हो गई। ये हमारी जिना हॉस्पिटल या दूसरी हॉस्पिटल देखें जाकर, जब से इनके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट आया है, जो डिपार्टमेंट इनके अंडर में 18वीं तरमीम के बाद आया है, यकीन माने तबाह से तबाह तरीन हो गया है। ये लोग अपने ठंडे कमरों से नहीं निकलते। इनके अंदर अल्लाह ने वो दर्द नहीं डाला, क्योंकि वो जो पीपल्स पार्टी थी बेनजीर की, वो ये नहीं है, ये जरदारी लीग है जो अपने लोगों को कहता है कि पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। नुसरत साहिबा, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हो गया कि मैं पूछूं। किससे डर रहे हैं? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आपको क्या लगता है अगर वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने का कोई इकदाम उठाती है तो जीडीए जो बतौर इत्तेहादी वफाक में बैठी हुई है वो साथ देगी? गवर्नर राज का मुतालबा जो किया जाएगा या गवर्नर राज के इकदाम जो किए जाएंगे, राइज किया जाएगा, सपोर्ट करेंगे आप लोग? एक तो मुझे ये बताएं कि आज तक की जितनी बार भी ये सवाल किया गया, हमने कहा कि ऐसे किसी भी काम को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं भी सवाल पूछती हूँ आपसे जी, मैं भी सवाल पूछती हूँ आपसे कि क्या ये जो सिविलियन गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, जिसमें जमहूर में हमें असेंबलियों में बात करने नहीं दिया जा रहा, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, जो मसाइल असल मसाइल हैं सिंध के, उन मसाइल के बजाय वफाक पे डिस्कस करते हैं। आपसे मैं एक सवाल कहती हूँ, इस दफा जो बजट पेश हुआ था, आप ट्रेजरी बेंचेस की जितनी भी स्पीचेस थी, जितनी भी तकारीर थी, क्या वो सिंध के गरीब जो मेरे अबोझ अवाम है उनकी थी, किसानों की थी, गरीबों की थी, तालीम के हिसाब से थी, वैक्सीनेटर की थी, लेडी हेल्थ वर्कर पे थी, वो टीचर्स जो दरबदर है उनकी, या जिनको डंडे मारे आपने, जिन बेटियों के सरों से चादरें उतारी उस पर थी, या वो सारी की सारी तकारीर वफाक पर इमरान को गालियां, उसकी कैबिनेट को गालियां, पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा था, आप निकाल के सुने तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हालांकि मैं इस चीज को इसको नेगेटिव में ले रही हूँ कि नहीं, हम गवर्नर राज के बिल्कुल हामी नहीं है। हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो, लेकिन जमहूरियत अपनी असल रूह में हो, जिसमें सबको हक मिले अपना। लेकिन जमहूरियत को क्लियर भी कर देना नुसरत सैयद अब्बासी साहबा। यहाँ तो कहा जाता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो इंतकाम अवाम से ही लिया जाना है। तो यही तो है, असल में इन्होंने इसका मकसद अंदरूनी तौर पर ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है जी। जब जरदारी साहब इनको बताते होंगे ना अपनी काबीना को या अपने लोगों को, तो वो अंदरूनी जो इनकी खास मीटिंग होती होगी उसमें यही समझाते हैं, ये है इंतकाम, गरीब रखो, डराओ, धमकाओ, वहाँ के लोगों को तालीम नहीं दो, किसानों को डराओ, किसानों को वो तमाम सहूलतें नहीं दो, रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, बार बार तुम्हारे पास आएंगे, और जब बार बार थकते जाएंगे, और ओपोनेंट को भी थकाओ, जो आपके सामने ओपोनेंट है उसको थकाओ, इतना थकाओ कि आखिर हाथ बांध कर कहे कि हम पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम किसी दूसरी पार्टी को नहीं रह सकते। ये नुसरत सैयद अब्बासी और कुछ ऐसे नजरियाती कारकुन हैं जो इनके थकाने पे थकेंगे नहीं, मर जाएंगे, तो इतने आपने जो है वो विजिट्स कर लिए इंटीरियर सिंध के अस्पतालों की, तालीमी इदारों की हालत जार आपने जो है वो देख ली है, अब आपने कहा है आप निकलेंगी, तो लाहे अमल बताना पसंद करेंगी? क्या लाहे अमल के तहत निकलेंगी? लाहे अमल ये है कि मेरी एक गाड़ी होगी, नुसरत सैयद अब्बासी होगी, उसका ड्राइवर होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मेरे साथ कोई खातून होंगी। मेरा लाहे अमल यही होता है, और फिर मैं जहाँ निकलूंगी, जिधर निकलूंगी, वो आपको तो नहीं बता सकती, हो सकता है ये मेरे सिक्योरिटी के हवाले से मेरी रिस्क हो जाए, तो मैं जहाँ जाऊंगी, जिधर जाऊंगी, वो तमाम चीजें, और पहली बार नहीं निकल रही हूँ, यू नो वेरी वेल नुसरत को, नुसरत निकलती है और उनको बगैर बताए निकलती है और अचानक जाती है। मैं 7 मुराद अली शाह साहब के हल्के में गई थी, बगैर बताए गई थी, और बगैर बताए जब मैंने वहां देखा तो लिखा हुआ था यहाँ सांप के डसने की वैक्सीन है, जिसमें तालका, उसमें गई। अब जब अंदर गई तो मैंने कहा अगर है तो निकाल के दिखा दो, तो पता चला कुछ भी नहीं है, देयर वाज नथिंग। इतना झूठ। ये मुराद अली शाह साहब का हल्का था जी। इसके अलावा वहाँ के स्कूलों की हालत ऐसी थी, और मैं अजरा पेची साहबा के गई तो यकीन माने वो मेरे पास वीडियो आज भी है, कभी आपके प्रोग्राम में मैं फिजिकली आऊंगी जी, आप वो वीडियो दिखाऊंगी आपको। इतने प्यारे टाइल्स लगे हुए हैं, इतना अच्छा स्कूल, और उस स्कूल के अंदर पता है कौन बैठा हुआ था? उसके अंदर जानवर बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी जो दरख्त थे, झाड़ियां थी। अगर यहाँ इनकी जगह मेरी प्यारी प्यारी सिंध की बच्चियां बैठी तालीम हासिल कर रही होती
तो तो क्या वो आगरा मंजर ही PTO बिल्कुल साहबा मंजर ही आपको डिफरेंट अल्लाह होता। बिल्कुल बिल्कुल नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, अगर आप निकलने के लिए जो है वो दर पर बैठी हैं तो बिल्कुल हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अगर आप अच्छे काम के लिए निकल रही हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। मामलात यही हैं, हालत जार बहुत खराब है और इन हालत जार को सुधारने के लिए एनजीओ जो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी आपने सुना, और सियासी रहनुमा जो कि ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो भी आपने सुना। लेकिन यहां पर डॉक्टर्स की राय जो है वो भी मुकद्दम रखनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या सोचते हैं। इतनी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ आवाज उठाते हैं। लेकिन आवाज उठाने के बाद उनकी आवाज को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर उन्हीं यंग डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, उन्हीं डॉक्टर्स की बात कर ली जाए तो ये तमाम के तमाम डॉक्टर्स हजरात या फिर मेरी बहनें, मेरी माएं, ये सारी की सारी धरना लेकर बैठ जाती हैं और इसके बावजूद भी कोई सूरत हाल ऐसी सामने नहीं आती जिसको हम तसल्ली बख्श करार दे दें। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इमरान वदूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है और समाजी पॉइंट ऑफ व्यू भी आ चुका है, आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको इस वक्त सिंध के अस्पतालों की? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अली देखें, सिंध के अस्पतालों में सूरत हाल ये है, अभी सिंध का बजट दोबारा से 30% इंक्रीज किया गया है। पुराना बजट 172 अरब रुपए का था, लेकिन आप किसी अस्पताल में जाएं तो कराची जैसे शहर के जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर भी चंद एक अस्पतालों को हम एक्सेप्शन दे सकते हैं। उसके अलावा जितने बड़े अस्पताल हैं वहां पे आप मरीजों की हालत जार देखें, दवाइयों की हालत जार देखें, मेडिकल स्टोर नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। एक गरीब आदमी जो बड़ी दूर से इलाज कराने की गर्ज से कराची जैसे शहर के किसी अस्पताल में आता है, उसे भी दवाइयां खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो सवाल ये बनता है कि जो इतना बड़ा बजट मौजूद है सिंध हुकूमत का शोबा सेहत के लिए, ये बजट इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये बजट खर्च कहाँ हो रहा है? ऐसी हौलनाक तस्वीरें हमारे पास आती हैं कि कोई बच्चा अपने माँ की गोद में दम तोड़ रहा है कुत्ते की काटने की वैक्सीन अवेलेबल ना होने की वजह से। और उस पर मुस्तहजाद ये कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं अज़रा पेचहो साहिबा, वो ये बयान देती हैं कि अगर किसी बच्चे को कुत्ता काटेगा तो पहले हम ये देखेंगे कि कुत्ता पागल था या नहीं था, उसके बाद हम बच्चे को कुत्ते की काटने की वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या सतम ज़रीफी है? को कौन इस बात को जज कर सकता है और किन बुनियादों पर जज कर सकता है कि कुत्ता पागल है या नहीं है? इसके ऊपर तो हमें जो ऐसा बयान देते हैं उनकी ज़हनी हालत के ऊपर हमें शक होता है। तो इस तरह के लोग सिंध के हेल्थ के मामलात को, सेहत के मामलात को चला रहे हैं। यकीनी तौर पर बड़ी बुरी सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब क्या लगता है सर, ये जो एनजीओ वगैरह के हवाले कर दिए गए हैं डॉक्टर्स, इससे कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि नुसरत सहर अब्बासी अभी कुछ देर पहले मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि इसीलिए समाजी इदारों के हवाले कर दिया जाता है क्योंकि खुद सिंध हुकूमत के अंदर कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है इन सरकारी अस्पतालों की हालत जार बेहतर बनाने के लिए। देखिए, फिर आप सरकारी प्राइवेट इदारों को दे दें, समाजी इदारों को दे दें, एनजीओज को दे दें, फिर इन्हें हुक्मरानी करने का हक कैसे पहुंचता है? हमें तालीम हासिल करनी हो तो प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं, हमें सेहत की सहूलियात लेनी हो तो प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं, जो रहे सहे सरकारी अस्पताल है उन्हें एनजीओज। अगर इस मुल्क को खैरात के पैसों पर ही पलना है, सबके ज़कात के पैसों पर ही पलना है, तो फिर मुझे ये बताइए कि हम टैक्स किस मद में अदा करते हैं जो कि मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अभी सिंध सरकार ने चंद दिनों पहले केएमसी के नाम पर एक कौन सा टैक्स दोबारा से के इलेक्ट्रिक के बिलों में शामिल करके हम पर लागू करने की कोशिश की। तो हम ये टैक्स किस मद में देते हैं? ये सेल्स टैक्स हमारा क्यों जाता है? और दूसरे इतने सारे टैक्सेस हैं, एफईडी क्यों जाता है, जीएसटी क्यों जाता है, और दूसरे इनकम टैक्सेस हैं, वो क्यों जाते हैं? अगर तो शहर को, अस्पतालों को, मुल्क को एनजीओज ने चलाना है, प्राइवेट इदारों को चलाना है, तो एक ही दफा स्टेप क्यों नहीं लिया जाता? एक ही दफा ये ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता कि हम सिंध हुकूमत समाजी इदारों के हवाले करते हैं, एनजीओज के हवाले करते हैं? तो फिर जुज़वी तौर पे ना करें, पार्ट्स में ना करें कि ये अस्पताल उसे दे दिया, ये मेडिकल सेंटर उसे दे दिया, ये स्कूल उसे दे दिए। एक ही मर्तबा पूरी हुकूमत ही उन्हें दे दें, या हुकूमत नहीं दे सकते, आपसे अस्पताल नहीं चल रहे, तो कम से कम वजारत सेहत ही किसी एनजीओ के हवाले कर। आपको लगता है डॉक्टर इमरान साहब के जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इसका कोई ऐसा मसला है या फिर ऐसा कोई हल इसका जो है वो निकल सकता है जिससे आवाम अपने आंसू पोंछ सके? अली देखिए, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर हमारे अंदर ख्वाहिश ही नहीं है किसी चीज को ठीक करने की, क्यों तमाम प्राइवेट इदारे? मैं क्लियर करता चलूं डॉक्टर इमरान साहब, ये सिंध है और खासकर सिंध के मामलात के अंदर आप ये बात नहीं कर सकते कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। दोस्त कह रहे हैं आप कि कोई ख्वाहिश ही नहीं है इनको इस मामले को ठीक करने की। असल में इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये पैराशूटर्स हैं, ये ग्रास रूटर्स हैं ही नहीं।
ये नस्ल दर नस्ल हुकूमत इनके हाथ में चली आ रही है। इन्हें एहसास ही नहीं कि गरीब जब बीमार होता है, अस्पतालों में जाता है, तो किस कर्ब से, किस जहनी अजियतों से गुजरता है। किसी शख्स की माँ बीमार हो, वो अस्पताल में हो और वो उसका इलाज ना कर माफ कीजिएगा, और वो उसका इलाज ना करवा पा रहा हो और उसके सामने उसकी माँ मर जाए, किसी का बच्चा बीमार है, वो उसका इलाज ना कर पा रहा, वो दर्द में बच्चा तड़प रहा हो, तो इस कैफियत को वही समझ सकता है जिसने खुद ना झेला हो लेकिन अपने सामने किसी को गुजरते हुए देखा है। ये तमाम लोग सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, इन्हें इस चीज का कतई तौर पर कोई एहसास नहीं। ये एक इलीट क्लास है, ये एक रूलिंग क्लास है जो कि पैदा ही इसलिए हुई है कि वो अपने से नीचे वाले लोगों के ऊपर, वो जिस तरह से पुराना निजाम था, नौआबादियाती निजाम था, ये उसी की एक झलक है, ये उसी की एक नई तस्वीर है, ये गुलामी की एक नई किस्म है। और हम भी क्या करें, अवाम का भी क्या करें, कहते हैं गुलामी की बदतरीन शक्ल वो है जब गुलाम को अपनी जंजीर से प्यार हो जाए। तो सिंध की सूरत हाल ऐसी है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद भी बारहा या मुतअद्दिद बार मुसलसल सिंध से एक ही पार्टी इलेक्शंस भी जीतती रही है। तो इस सूरत हाल में कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। हम इसी शहर के अंदर रहते हुए, इसी सूबे के अंदर रहते हुए ये देखते हैं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आता है उसमें जगह नहीं है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छा चलता है, हर एक की ख्वाहिश है कि अगर उसका कोई प्यारा बीमार हो तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाए। तो जब इसी मुल्क के अंदर यहीं के रहने वाले लोग बहुत अच्छे इदारे चला सकते हैं तो सरकारी इदारे बहुत अच्छे क्यों नहीं चल रहे हैं? यकीनी तौर पर उसकी वजह जो है वो विल की कमी है, उसकी वजह जो है वो करप्शन है, उसकी वजह बददियानती और इस तरह के जो दूसरे अलकाबात आप इन्हें देना चाहें, यही तमाम इसकी वजूहात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान वदूद साहब माहिर सेहत मेरे साथ मौजूद थे। अस्पतालों की हालत इज़हार के हवाले से अपना बेहतर तज्जिया पेश कर रहे थे। मामलात यही हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर वोट मांगने वालों को काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अवाम, दोबारा मैं दोहराता चलूँ अपनी ये बात को, कि अवाम बुनियादी हुकूक पूछेंगे, बुनियादी वसाइल पूछेंगे, बुनियादी सहूलियात पूछेंगे। अगर ये बुनियादी चीज़ें ही अब तक अवाम को नहीं मिली हैं, जब लोग 3-3 अदवार हुकूमतों में गुजार चुके हैं और हुकूमतों के अंदर पिकनिक मना चुके हैं, हुकूमतों के अंदर एंजॉयमेंट कर चुके हैं, इसके बावजूद भी अवाम का रत्ती बराबर कोई मसला हल नहीं होता, तो ये सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में क्लियर हो जाएगी कि जी वोट मांगने में मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। ये भी एक मामला है। एक समाजी रहनुमा ने मुझे ये बात कही थी कि अगर सिर्फ अवाम को अपनी कदर हो जाए कि जी हम अवाम हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे से ये सरकारी अस्पताल के अंदर हमसे जबान दराजी करने वाले ये डॉक्टर्स, ये अफसरान जो हैं वो हमारे नौकर हैं, अगर यही हम तस्लीम करके बैठ जाएं कि जी हम अपने किसी मुलाजिम से काम करवाने आ रहे हैं, तो शायद उनका ये रवैया या उनके गर्दन में ये जो सरिया मौजूद है, ये 2 मिनट की देर है कि निकलकर बाहर आ जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दी और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।